स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज की सीरीज। इस सीरीज में हम आपको प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में लोक सेवा आयोग ने विगत वर्षों में पूछे हैं वो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बने रहिए दक्षिण कौशल आईएएस के साथ। अब बात ये आती है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज डिस्कस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ये रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अब टाइम आ गया है जब 2 से 3 महीने बचते हैं प्रीलिम से पहले, तो वहां पर रिवीजन का टाइम आ जाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि हम कितने पानी में हैं या फिर हम पानी में ही हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमारे रिवीजन को पता चलता है हमें। दूसरा, कभी कभी जो पीवाईक्यूज करने से जो पीवाईक्यूज है वो रिपीट भी होते हैं और हमें पता चलता है कि थीम क्या है, जैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से वो अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन को पूछने का। और रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज, उनके टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी थीम्स भी रिपीट होती है। जैसे 2021 में जो पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी जो पृष्ठभूमि है उसी से कम 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिए थे एक्ट से, जो कि 1861 का एक्ट और 1892 के एक्ट थे। इन्हीं से यह उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे पॉलिटी में। तो इसलिए पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो रिवीजन है वो कहाँ तक पहुंचा और हमें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और उस टॉपिक पे हम समय से पहले काम कर सकते हैं और उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज। ये देखिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का टोटल है। कुछ 2019 में जो छत्तीसगढ़ पीएससी है उसने 14 क्वेश्चन पूछे थे। 2019 में जो क्वेश्चन का रेशो था 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन थे। 2020 में यही रेशो 9 क्वेश्चन पे आ गया, लेकिन 2021 में उसने करीब 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पूछे। देन 2022 में 19 क्वेश्चन पूछे गए और 2023 में 18 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप एक एवरेज देखें, एक औसत निकाल के देखें, तो करीब 14 से 15 क्वेश्चन 14 to 15 क्वेश्चन एवरी ईयर प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन पर फोकस करते हैं, क्योंकि पॉलिटी का जो सिलेबस है इतना वास्ट नहीं है और आप इजीली टारगेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स है, किन टॉपिक से किससे ज्यादा पूछा गया है किससे कम पूछा गया है प्रीवियस जो 3 4 से 5 साल है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आप देख लीजिए कौन सा इसमें सही होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। देखो, ये रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1773 का, ये फर्स्ट एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्ट था। अब चूंकि क्या हो रहा था उस टाइम पर, रॉबर्ट क्लाइव के पास पूरा राजस्व था। ठीक है, बंगाल का राजस्व संभाल रहे थे। तो इनका तो पैसा बढ़ता जा रहा था, ये अमीर बनते जा रहे थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लॉस होता जा रहा था, वो घाटा झेल रही थी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया ताकि वो कंपनी के राजस्व पर या कंपनी पर अपनी पकड़ बना सके। ठीक है, इसके लिए 1773 में ये एक्ट लाया गया और इसने पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनको मान्यता मिली और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की इसने नींव रखी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसने उस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इस एक्ट ने
उसको गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया इस एक्ट में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। आप पढ़ लीजिए इसे। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिपत्य है, जो मोनोपोली थी, उसके चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ कर दिया और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये क्वेश्चन है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य, चाय का व्यापार, चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये तो सही है, क्योंकि जो 1813 का एक्ट आया था उसमें ये बोला गया था, क्योंकि सिर्फ उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को ही ये परमिशन थी, उसी को ही अलाउ किया गया था कि वो भारत में व्यापार करे। लेकिन जब ये मुनाफा कमाने लगी और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी, तो ब्रिटिश में, जो इंग्लैंड था, वहां पे जो और भी औद्योगिक लोग थे, जो व्यापारिक लोग थे, वो चाह रहे थे कि हम भी वहां पे व्यापार करें और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो एकाधिपत्य उसको समाप्त किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, चार्टर एक्ट 1813। उसमें यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का व्यापार और चीन के साथ चाय का व्यापार और दूसरा व्यापार था अफीम, इन दो व्यापार को छोड़कर आप सारे व्यापार कर सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया। और धीरे धीरे यह व्यवस्था और सुदृढ़ होती गई, जब तक 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो क्राउन है, उसको सत्ता नहीं सौंप दी गई। ठीक। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये जो संसद के नियंत्रण में आया वो 1857 में आया। तो ये आपका गलत रहेगा। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है। तो आपका केवल एक रहेगा। और जो पूरा जो चाय और अफीम पर जो एकाधिपत्य है, वो भी जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें इसको भी समाप्त कर दिया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आप पढ़ लीजिए। तो देखो, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया जो शक्तियों का विभाजन है, इनमें से किन में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो देखो, शक्तियों का विभाजन जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है। 1935 में किया गया था। अब इसमें शक्तियों का विभाजन कैसे? इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कौन सा? अखिल भारतीय संघ। अब चूंकि संघ बन गया, तो अब शक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा। और शक्तियों का विभाजन के लिए इन्होंने तीन सूचियां बनाई, जो कि अगर हम पढ़ें, आज भी हम पढ़ते हैं अनुसूची जो कि भारत के संविधान में की गई है। इनमें संघीय सूची, ठीक है, समवर्ती एंड राज्य सूची। ठीक है। ये तीन सूचियां उसमें बनाई गई। उस समय संघीय सूची में 59 विषय डाले गए थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जो कि दोनों संघीय और राज्य, सॉरी, राज्य सूची में 54 विषय डाले गए थे। ठीक है। और जो समवर्ती सूची थी उसमें दोनों के लिए, जिसमें दोनों काम कर सकते थे, संघ और राज्य, उसमें 36 सब्जेक्ट थे उस टाइम पे। तो और जो अपशिष्ट शक्तियां थी, अपशिष्ट शक्तियां जैसे कि आज भी केंद्र में ही संक्षिप्त है, उस टाइम भी केंद्र को ही दे दी गई थी अपशिष्ट शक्तियां। ठीक है। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको देखिए आप। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
तो इसका आंसर रहेगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्यों? क्यों? देखो, 1935 में इन्होंने एक्ट तो लेके आ गए थे, ये भारत शासन अधिनियम। लेकिन इस एक्ट को निरंकुशता इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो ज्यादातर शक्तियां दी गई ना, वो गवर्नर के पास ही थी। जो इलेक्टेड बॉडी थी, जो चुनने के बाद जो सांसद, जो भी विधानसभा में जो लोग बैठे, उनके पास शक्तियां बहुत कम दी गई थी। इन्हीं के पास शक्तियां थी। इनमें गवर्नर हो गया, ठीक है, और सेंटर में गवर्नर जनरल हो गया। तो इन्हीं को ही सबसे ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई थी। इसीलिए इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि ये इमरजेंसी लगा सकते थे, आपातकाल लगा सकते थे, अध्यादेश जारी कर सकते थे, कोई भी बिल जो कि विधानसभा ने पार जो कि परिषद ने, उस टाइम विधानसभा नहीं थी, परिषद बोला जाता था, जो कि परिषद ने पारित किया, उस बिल को रोक सकते थे। ठीक है। और बजट जैसे बहुत सारे विषय थे जिनके बहुत ज्यादा जो राजस्व वगैरह थे, जिन पे बहुत ज्यादा शक्तियां इन्हीं को दे दी गई थी। तो इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? कौन सा कथन है जो कि गलत है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है। ठीक है। और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। सी। और डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के छठवीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अब देखो, ये ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि एक सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, और दूसरा संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अब गलत इन दोनों में से ही होगा। ठीक है। तो देखो, वयस्क मताधिकार हमारे पास जब तक नहीं आया जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। ठीक है। वयस्क मताधिकार तो हमें दिया भी नहीं था। तो इसमें से गलत कथन होगा सी। ये हमें 1950 के बाद ही प्राप्त हुआ, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। ये हमें 1950 के बाद ही प्रदान हुआ। उस टाइम पे जो इलेक्शन होते थे, उसमें कर संपत्ति और जो शैक्षणिक योग्यता थे उसके कारण जो मताधिकार था वो सीमित था। ठीक है। और एंग्लो इंडियन और सभी का, जितने भी समुदाय थे, सबका प्रतिनिधित्व संविधान की सभा में था। और बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उनमें से प्रारूप समिति, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, बहुत महत्वपूर्ण एक समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो मैंने वही बोला था, जो थीम है वो रिपीट होती है। ठीक है। तो इसमें जो थीम है वो रिपीट की गई है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये तो गलत हो गया, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसे देखते हैं। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल, बहुत सारे दल थे उसमें। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, लेकिन अपना पहला गलत है। तो इसमें से ये गया और ये गया। अब बात उठती है कि सी और बी, ठीक है, दो में से। अब हमें पता है बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल। तो थर्ड और फोर्थ। अब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। इसमें से जो परिषद थी, अलग अलग जो प्रांतीय परिषद थी, वहां से उनको चुन के लाया गया था। तो पहले जो परिषद में जो लोग थे, जो नेता थे, जो पार्षद थे, विधायक, जो भी बोला, वो वहां पे चुने जाते थे और फिर वहां से उनको संविधान सभा में भेजा गया। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, संविधान सभा में भेजा गया। और दूसरा, जो रियासतें थी, रियासतों ने, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया, उनका नामांकन किया। उनको चुनाव नहीं किया गया, उनको नामांकन किया गया, संविधान सभा में भेजा गया। जो उनके यहाँ के
रियासतों जो दरबार में जो भी लोग थे पढ़े लिखे, जिन्हें समझ थी उन चीजों की, उन्होंने उन्हें वहां भेजा। ठीक है, तो आंसर रहेगा थर्ड और फोर्थ। अब भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप, ये CGPSC 2021 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, देखिए हम। चलिए इसे देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो हमें सही विकल्प चुनना है। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो देखो, गवर्नर जनरल की परिषद की कुल सदस्य संख्या 7 नहीं थी 1861 में। इसमें जो सदस्य थे अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिए गए थे, क्योंकि पोर्टफोलियो की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 में ही हुई थी। ठीक है, 1861 में पोर्टफोलियो की शुरुआत कर दी गई थी। ओके, तो पोर्टफोलियो किस तरह के थे? तो इसमें 5 तरह के पोर्टफोलियो थे। वित्त, सैन्य, कानून, गृह और राजस्व। इस तरह के 5 तरह के पोर्टफोलियो थे। तो 5 पोर्टफोलियो को संभालने के लिए 5 सदस्य रखे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 5। 5 हो गई। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ठीक है, अब अगर हमें ये पता है कि पहला हमारा गलत है जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट इसमें है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसमें है ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट इसमें है ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास अपने आप सिर्फ एक ही हम अगर कर लेते हैं कि ये गलत है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है बी। और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, बिल्कुल सही। तो ये हमारे सही है और बी सही आंसर है। फिर आता है ये क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन 2021 में CGPSC ने पूछा। यहाँ भी देखो टॉपिक और थीम रिपीट हुई है। सॉल्व कीजिए आप। तो देखो, भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है हमें। तो पहला है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। ठीक है, तो देखो, अगर हमें ये पता नहीं है 20 जून 1892 को इसको लागू किया गया था कि नहीं, हम नीचे आते हैं। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या 5 थी और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब देखो, हम तीसरा देखते हैं। सबसे पहले पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखो, 1892 में फर्स्ट टाइम हमें बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया कि जो बजट था उसके पूरे बजट पे हम बहस नहीं कर सकते थे, उसके कुछ ही पार्ट पर बहस की जा सकती थी। तो परिषद में बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन जो पूरक प्रश्न था उसको पूछने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। इसका जो अधिकार आया वो 1909 में हमें अधिकार दिया गया, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर भारतीय परिषद 1909 का जो अधिनियम है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का हमें अधिकार आया। ठीक है, अब तीसरा तो सही है, हमने ये निकाल लिया है। तो जहां पे तीस थर्ड नहीं है वो तो गलत हो जाएंगे, ये और ये। अब हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फिर फर्स्ट और थर्ड रहेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। वेट कीजिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, तीसरा तो हमारा सही है
ओके। तो दूसरा आता है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। ये भी सही है, इसमें जो 24 सदस्य थे उसमें गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या 5 थी। और 20 जून 1892 को लागू किया गया था, बिल्कुल गलत है। 1892 में ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने इसे एक्सेंट दिया था, मतलब उसने इसे पास किया था इस बिल को। ठीक है। और इसे भारत में लागू किया गया 1893 में। तो ये गलत हो जाता है। तो पहला अगर गलत हो जाता है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो केवल दो सही रहेगा। तीसरा सही है इसमें, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किस किस में है, इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, तो ये गलत हो गए। अब ये गलत हो गए तो बचता है दो। जबकि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल। देखो, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, जैसे हमने कहा बजट पर बहस कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, तो गलत तो ये भी है ना। ठीक है। तो सिर्फ केवल दो। अब तीसरा अगर गलत हो जाता तो ये गलत, एक दो या फिर दो रहेगा, तो एक तो पहले भी गलत है, तो आंसर आएगा दो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आप, इसे देखते हैं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र और प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण। ठीक है। तो पहला देखते हैं हम, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। बिल्कुल, इसमें प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। और जो व्यवस्था थी, जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, उनको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक तो आरक्षित विषय थे और दूसरे हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय। ठीक है। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल अपने परिषद जो थे, जो गवर्नर जनरल खुद चुनता था, उनकी सहायता से करता था। और जो हस्तांतरित विषय थे, वो परिषद जो कि इलेक्टेड लोग थे, उनकी सहायता से करता था। ठीक है, उनकी सलाह पर वो काम करता था। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन था, और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है। तो मैंने शायद उल्टा बोल दिया है। तो जो आरक्षित विषय थे, हम देख लेते हैं एक और बार से। दो तरह के विषय थे। ठीक है। एक हो गए आरक्षित, जो कि रिजर्व रखे गए थे। दूसरे थे ट्रांसफरेबल, जिसे हस्तांतरित बोला जाता है। ठीक है। अब जो आरक्षित विषय थे, उसपे जो गवर्नर था, वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि विधान परिषद जो थी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और जो स्थानांतरित विषय थे, उन पर वो जो मंत्री रहते, जो कि चुने गए थे जनता के द्वारा, उन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था, जो कि उत्तरदायी होते थे। ठीक है, जो कि उत्तरदायी होते थे किसके प्रति? परिषद के प्रति। तो इस तरह से दो विषयों में बांट दिया गया, और इसे डायर की भी बोला जाता है, डायर की। द्वैत शासन व्यवस्था, जो कि 1919 में शुरुआत की गई थी। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना व्यवस्था। देखो, व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन ये व्यवस्था 1919 में नहीं की गई थी। ये जो व्यवस्था चालू हुई थी मुसलमानों के लिए, ये 1909 में हुई थी। और 1919 में इस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। और इस व्यवस्था को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को विस्तारित कर दिया इन लोगों तक। ठीक है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण किया गया था कि नहीं? तो देखो, पहला तो
ये आ गया, प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैत शासन की व्यवस्था, ठीक है, ये हो गया, सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना, तो दूसरा तो गलत हो गया। अब केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण, केंद्र द्वारा जो प्रांत है उनको विधायिनी कुछ शक्ति है उनको हस्तांतरित किया गया, ये हस्तांतरित किया गया ना, तो केवल एक और तीन, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, ये पीवाईक्यूज है, कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं इसमें अलग से ताकि आपका रिवीजन हो पाए। जैसे मॉर्ले मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अब आपको मॉर्ले मिंटो पता होना चाहिए, जैसे हमने बोला 1909 का जो अधिनियम है उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। दूसरा है, सुधारों ने अलग अलग निर्वाचिका मंडल की शुरुआत की। तो देखो, ये बिल्कुल सही है, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। और सुधारों ने अलग अलग निर्वाचक मंडल, बिल्कुल जैसे कि हमने पहले देखा 1909 में इन्होंने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना की, तो बिल्कुल अलग अलग निर्वाचक मंडल आ गए थे। तो सी रहेगा इसका आंसर, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। ठीक है, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसने कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। ठीक है। दूसरा है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सीधे तौर पर चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो देखिए, 1892 में गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए बिल्कुल एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और दूसरा, 1892 में देखो चुनाव तो हुए थे लेकिन चुनाव शब्द को यूज नहीं किया गया था, क्योंकि ये एक नामांकन प्रक्रिया थी जो कि प्रांतीय विधान, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जैसे जैसे मतलब लोकल बॉडीज थी, उनके लिए इसमें एक नामांकन व्यवस्था की गई। हालांकि चुनाव सीमित था, एक चुनाव भी था एक तरह से, लेकिन चुनाव शब्द का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था। हम इसे नामांकन की प्रक्रिया कह सकते हैं, निश्चित एक निकायों के लिए, कुछ लोकल निकाय थे उनके लिए। तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसने भारत से स्वतंत्रता मिली 1947 द्वारा, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के ऊपर बनाया गया। ठीक है, जिसे हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो इसमें क्या सही है, कौन से परिवर्तन किए गए द्वारा। तो इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार प्रदान किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से आप अलग हो सकते हो। इसने रियासतों को दो विकल्प दिए, यानी भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। इसने भारत को एक डोमिनियन बना दिया, और इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। तो देखो, इसने भारत को डोमिनियन तो बनाया क्योंकि इसने दो डोमिनियन राज्यों, भारत और पाक, इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों की स्थापना की। और ये डोमिनियन तब तक हो सकते हैं जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद ये प्रभु रिपब्लिक कहलाएंगे, जो भी ये डालना चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इस रखना चाहे। और इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, बिल्कुल वायसराय के पद को इसने समाप्त कर दिया। और इसने रियासतों को दो विकल्प दिए। देखो, इससे पहले जो एक्ट पारित हो रहे थे, जैसे अपन कैबिनेट मिशन या जो भी प्लान थे, उसमें यही बोला गया था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए जो भी रियासत है। लेकिन इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें डिफिकल्टी आती। तो ये माना नहीं गया, ना ही कांग्रेस के द्वारा माना गया और ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा माना गया। ठीक है, और कांग्रेस के द्वारा तो बिल्कुल ही मनाही की गई थी इसके लिए। तो जो दो विकल्प थे वो इसमें नहीं डाले गए थे, बल्कि उन्हें सिर्फ भारत या पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र थे उनमें जो भी रियासत आएंगी वो पाकिस्तान की, और जो भारत वाले क्षेत्र जो भारत को दिया गया उसमें जो भी रियासतें रहेंगी वो भारत की रहेंगी। तो ये दूसरा जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा, और सही रहेगा 1, 3 एंड 4। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।